हेलो गैस। चलो आज नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं और मतलब कि न्यू सेशन है आपका कैप्सूल का। और इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इस फ्लावरिंग प्लांट में उस चीज़ों को कवर करने वाले हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा और जो मतलब कि हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगी उसको कवर करेंगे फॉर द नीट ICR एंड +2 के लिए भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होने वाली है उसकी करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि इसमें ब्रीफिंग वही होगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगी आपकी इसमें कवर करने वाले हैं उस पॉइंट को। तो आप देख सकते हैं कि जो अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से करने वाले हैं। और इसमें बेस्ट चीज़ें हैं कि जो पार्ट आपकी दिख रहे हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें से जो चैप्टर है उसको कवर करने वाले हैं। पहले तो अपन चलेंगे कि ये फ्लावर की जो कंडीशन की जो फैसिनेटिंग ऑर्गन है जो स्पर्म का उसके बारे में। फिर जो है प्री फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 इवेंट को देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशंस एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशंस। उसके बाद जो है डबल फर्टिलाइजेशंस की बात करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशंस की बात करेंगे एंड देन एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि छोटे छोटे सेक्शन को कवर करेंगे और इस जगह पे इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ की बातें में कुछ कोई ख़ास नहीं है। इसमें जो है आप मतलब कि ये सारे के सारे पॉइंट आप डील कर सकते हैं कि मतलब कि हम ही लकी नहीं है। मतलब प्लांट जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्लांट है वो भी क्या है लकी है। क्या कह रहा है कि वी आर नॉट लकी दैट द प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है। और इसमें वही पार्ट्स है जिसको आप कवर करने वाले हैं जो मतलब कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करने वाले जो पार्ट है प्लांट के कंडीशन में। तो फ्लावर है और फ्लावर के कंडीशन में उसमें डाइवर्सिटी है स्ट्रक्चर में, इन्फ्लोरेसेंस में और फ्लोरल पार्ट्स में। जो इमेजिंग रेंज है उसका एडेप्टेशन का जो इंश्योर करती है फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स कि फ्रूट और फ्लावर की यहाँ पे वही इम्पॉर्टेंट बात को कवर करने वाले हैं जो आपको दिखता होगा बिल्कुल ऊपर में जो दिया हुआ पॉइंट्स है उसको लेंगे। और इसमें क्या है हमने बताया कि यहाँ पे आपको एंड प्रोडक्ट जो है जो बनेगा सीड और फ्रूट। ठीक है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावर में। तो आपको दिमाग में ये सारे के सारे पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पे इस चैप्टर में क्या करेंगे अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि इसकी उसकी मार्फोलॉजी की, उसके स्ट्रक्चर की, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट होता है एंजियोस्पर्म के कंडीशन में उसकी। और आगे अपन जैसे ही बात करेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा इसमें उस सेक्शन को कवर करना पड़ेगा जो मतलब कि जैसे ह्यूमन के लिए मतलब कि कहा जाता है कि इट्स इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस टाइम ऑफ इमेमोरियल। मतलब कि आदिकाल बहुत ही प्राचीनतम काल से जो है हमारे मतलब कि ह्यूमन बीइंग और फ्लावर के बीच में इंटीमेट रिलेशंस है। और उसके कंडीशन में क्या क्या है ये एस्थेटिक के रूप में यूज होता है, ऑर्नामेंट, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू होते हैं इसके। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये सिंबल है किसके लिए कन्वे करना है किसी अफेक्शंस को, कोई भी फीलिंग्स को। अफेक्शंस है, लव्स है, हैप्पीनेस है, ग्रीफ है, मॉर्निंग है, ये सारे के सारे चीज़ों को क्या करना है तो मतलब कि ये कन्वे करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे बात करें कि जैसे एक फ्लावर है और फ्लावर में सब के सब हम लोग जानते हैं कि फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 हॉल्स होते हैं। और फ्लावर को बोला जाता है इट्स अ मॉडिफिकेशंस ऑफ सूट। कहने का मतलब है कि सूट में अपन 2 चीज़ को देखते हैं, लीफ को और स्टेम को, 2 चीज़ों को। तो यहाँ दोनों चीज़ों का मॉडिफिकेशन होगा। तो जो स्टेम है, स्टेम वाली पार्ट है, तो स्टेम वाली पार्ट जो है वो टोरस का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स कि थैलेमस का फॉर्मेशन करता है। ये जो आपकी स्ट्रक्चर दिख रही है थैलेमस की। और उसके अलावा जो स्टेम मतलब कि लीफ का मॉडिफिकेशन, ये सब के सब पार्ट जितना है फ्लोरल मतलब कि लीफ अपेंडेजेज है। ये फ्लोरल पार्ट्स जो है लीफ अपेंडेजेज है। जैसे बात करें तो सेपल की बात करते हैं, उसके बाद जो है पेटल की बात करते हैं, एंडोशम की बात करते हैं, मतलब कि स्टामिन की बात करते हैं, और गायनोसियम की बात करते हैं। तो ये सब के सब मॉडिफिकेशन है किसका तो लीफ का। तो आगे चलो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे थोड़ा सा इसको ब्रॉड करो और
इस जगह पे अपन बात करेंगे कि जो भी पार्ट्स है फ्लावर के लिए क्या क्या रिप्रेजेंट करी जाती है, कि फ्लावर को क्या बोलते हैं। और एक कंडीशन और है कि आप ये वर्ड जानते होंगे पहले से भी कि फ्लोरिकल्चर मतलब कि फ्लावर की कल्टीवेशन, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और उसकी सेलिंग और अरेंजमेंट के जो प्रोसेस होते हैं दैट इंक्लूड्स इन द फ्लोरिकल्चर। यहाँ पे फ्लावर को कंडीशन में क्या बोला जाता है कि फ्लावर क्या है बाबू, बायोलॉजिकल मार्वल्स, बायोलॉजिकल बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने इनको बताया है कि फ्लावर जो है एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स है, और ये क्या है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है ना, याद रहेंगे ये। अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही आगे चलेंगे अपना कि यहाँ प्री फर्टिलाइजेशंस में स्ट्रक्चर और इवेंट्स की बात करेंगे, जो जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको क्या करेंगे, हाईलाइटेड करेंगे। तो इस जगह पे आपको दिखना होगा कि प्री फर्टिलाइजेशंस इवेंट में कौन कौन सी चीज़ है। एक्चुअल मतलब कि फ्लावर के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो आपको वो सारे के सारे पार्ट को लेना होगा। जो जैसे अपन बात करते हैं कि लाइफ स्पेन या लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं, तो तीनों का तीनों इवेंट्स को ली जाती हैं लाइफ साइकिल के कंडीशन में, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। उससे पहले की बात करें तो उसी को दूसरे सेंस में अपन बात करते हैं लाइफ स्पेन की कंडीशन में। तो पहले तो जुवेनाइल फेज की बात करते हैं, फिर जो है रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं, फिर सेनेसेंस की बात करते हैं। तो ये सब फेजेज जो है चेंज होता है, जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव से सेनेसेंस, ऑल द फेज आर कोरिलेटेड विद द चेंज इन हार्मोन एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो यहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में चेंज आती है और डिफ्रेंशिएट होकर के एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो ये सारे के सारे हो गए। तो डिफ्रेंशिएशन होता है, फर्दर डेवलपमेंट होती है किसका, प्रीमोडियल का। ठीक है ना, फिर डेवलपमेंट होती है किसका, मतलब कि फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रिमोडिया, मतलब कि फ्लावर के बनने से पहले इनिशियल स्टेज की जो एक स्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं, उस सेल को बोलते हैं फ्लोरल प्रिमोडियम। और उस फ्लोरल प्रिमोडियम में क्या होते हैं कि टाइप ऑफ सेल्स होता है। तो उस सेल्स के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करेंगे सेल का, तो सेल में सबसे पहले बात करेंगे कि उस सेल की बात करते हैं जो सेल क्या होती है कि अनडिफरेंशिएटेड टाइप का होता है। इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल होती है और मेरिस्टेमेटिक सेल्स फिर मॉडिफाइड हो जाते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स। ये सेल फिर से मॉडिफिकेशन होती है आर्कियोसाइट सेल्स, और आर्कियोसाइट सेल्स जैसे ही बात करते हैं तो ये सेट जो है आर्चिस्पोरियल सेल्स, सॉरी आर्चिस्पोरियल सेल्स, आर्चिस्पोरियल सेल्स में क्या होते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स में क्या होती है, फिर से डिविजन्स होते हैं। तो एक प्राइमरी पैराइटल और दूसरी जो है प्राइमरी एस्पोरोजिनस, और एस्पोरोजिनस के कंडीशन में ये डिफ्रेंशिएट होकर के क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं। और इसमें फर्दर प्रोसेस होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होती है, रिडक्शन डिवीजन होते हैं, इससे क्या बनते हैं, 4 पोलन टेट्राड बनती है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस है वहाँ पे। तो फ्लोरल प्रिमोडिया इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म बियर द फ्लोरल बर्ड्स देन फ्लावर। ठीक है ना। और फ्लावर के अंदर क्या बात करते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। जैसे फ्लावर की 4 हॉल्स की बात करें, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनोसियम। तो कैलिक्स की जो एक यूनिट होते हैं उसको बोलते हैं सेपल, कोरोला की एक यूनिट होती है उसे पेटल, एंडोसियम की एक यूनिट होती है उसको स्टामेन, और गायनोसियम की एक यूनिट होती है जिसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो इसके कंडीशन में मेल और फीमेल दो पार्ट करें, मतलब कि 2 एसेंशियल होता है, 2 नॉन एसेंशियल होता है। तो नॉन एसेंशियल कैलिक्स और कोरोला जो क्या काम करते हैं, इनर हॉल्स को प्रोटेक्शन देते हैं, और कोरोला का एक स्पेशल फंक्शन है जो इंसेक्ट और बर्ड्स को क्या करते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पोलिनेशन। ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, बट उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन। तो रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट हुआ इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्ट जो बात करते हैं, एंडोसियम और गायनोसियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा जिसको क्या बोलते हैं, एंडोसियम और गायनोसियम। ये इसमें क्या बोलते हैं कि ये सब किसी न किसी का ग्रुपिंग होगा। एंडोसियम जो स्टामेन के ग्रुप से बने होंगे और गायनोसियम पिस्टिल या कार्पेल के ग्रुपिंग से होंगे। तो यहाँ पे वही बात करें हैं कि कलेक्टिवली आपको बात करें कि रिकलेक्ट, यू वुड रिकलेक्ट दैट एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ हॉल्स ऑफ स्टामेन। ठीक है ना, रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड गायनोसियम के कंडीशन में बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसके एक पार्ट की बात जैसे ही करेंगे तो एक पार्ट में इसकी बात करेंगे पिस्टिल या कार्पेल की। यहाँ पे थोड़ा सा अपन बात करेंगे इसको, तो सीधे शब्दों में यहाँ जैसे ही बात करें तो आपको एक स्टामेन को लेकर के यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा करेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ही बात करेंगे तो स्टामेन की चर्चा करते हैं, और स्टामेन के कंडीशन में क्या बात करते हैं, दूसरा जो उसको उसके अंदर क्या होता है, एंथर होता है।
ठीक है ना। मतलब कि स्टामेन के दो पार्ट होते हैं, एक तो एंथर, दूसरा जो है फिलामेंट। तीसरी कंडीशन जो बोला जाता है यहाँ पे कनेक्टिव की बात करते हैं, बट एनसीईआरटी इसकी मेंशन नहीं करी, तो अपन दो बात को लेके चलेंगे, एक तो एंथर की बात करेंगे, दूसरा फिलामेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे एंथर स्टामेन की कंडीशन में बात करते हैं, तो ये स्टामेन के पास जो है लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक लाइक, जिसको क्या बोलते हैं फिलामेंट, और टर्मिनल जो बल्जेस पार्ट होती है वो बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं एंथर। अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही अपन बात करें कि प्रॉक्सिमल पार्ट जो होती है, जो जो फ्लावर के नज़दीक वाले पार्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो कहाँ से अटैच्ड होती है, तो थैलमस से और पेटल से, दोनों के दोनों कंडीशन, थैलमस और पेटल्स ऑफ द फ्लावर। अब कह रहा है कि नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमेन वेरिएबल इन डिफरेंट फ्लावर के कंडीशन में उसकी स्टैमेन के लेंथ और नंबर जो क्या होगा, वेरी करेगा। यू विड कलेक्ट द स्टैमेन ईच ऑफ द 10 फ्लावर्स, तो वहाँ पे डिफरेंट रेंज के दिखे गए। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज नंबर ऑफ साइज सेन इन नेचर, बिल्कुल वेरिएबल साइज का है। अब यहाँ जैसे ही अपन बात करेंगे, एक बहुत ही खास बातें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। वो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपको एंथर की चर्चा करते हैं, तो एंथर के कंडीशन में बोला जाता है इट्स अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल दिखता होगा। एक तो ये लोब हो गया और दूसरा जो है पीछे जो दिख रहा है वो लोब हो गया। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि बाबू एक लोब में दो थीकस होते, तो भैया दो लोब में कितने थीकस होंगे, टेट्राथीकस होगा। और हर लोब में क्या होगा, एक एक जो है स्पोरेंजिया होगा, तो कितना हो गया, टेट्रा स्पोरेंजिया, 4 स्पोरेंजिया। लेकिन एक लोब में दो थीका होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डाइथिकस बोला गया है। लेकिन ओवरऑल आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नीट की भाई कि दो जब लोब है तो एक लोब में दो थीका है, तो दो लोब में कितना, 4 थीका होगा, तो टेट्राथीकस स्ट्रक्चर है। बट एक लोब के हिसाब से इसको क्या गया है, तो यहाँ पे क्या है कि इच लोब हैविंग अ 2 थीका, इसीलिए इसको क्या बोला है, डाइथिकस। तो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। एंथर क्या है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, और एक लोब में क्या है, 2 थीका है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस। बस बट इसके लिए यदि पूरा ओवरऑल एंथर की बात करें कि कितने थीका है, तो बोला जाएगा 4 थीका है, टेट्राथिकस। और हर थीका में एक स्पोरेंजिया है, तो टेट्रा स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पोर डेवलप होता है। चलो एंथर को क्या करते हैं, यहाँ पे डिसेक्शन करते हैं, थोड़ा सा देख लेना, इसको डिसेक्शन करके टीएस करें, और यहाँ पे ये दिखा है। तो आप दिखता होगा कि जैसे मैच्योर एंथर है, तो उस कंडीशन में आपको दिखता होगा कि ये चारों जो है एंथर लोब दिखा, चारों जो है यहाँ पे आपको स्पोरेंजिया दिखा, और लास्ट में ये दोनों स्पोरेंजिया आपस में मिलकर के सिंगल स्पोरेंजिया बना दिया। और ये दिख रहा होगा कि जहाँ पे एंथर की वॉल की थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, तो ये जगह जो फटा हुआ पार्ट दिखता है, लाइन ऑफ डेहिसन, मतलब कि यहाँ से रिलीज, ये फटेंगे और पॉलन ग्रेन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे बातें आपको दिख रहा है ना। तो चलिए सारे के सारे कंडीशन आपको मैंने बता दिया है कि ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, डाइथिकस है। यहाँ पे जैसे बात करते हैं, एंथर जो है वेरी डिस्टिंक्ट होते हैं, ट्रांसफर सेक्शन करने पे इसमें दिखता है कि चार जो है ये एंथर क्या होता है, 4 साइड होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होता है, तो टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है। स्पोरेंजिया फर्दर डेवलप होता है किसमें, पॉलन सेक में, जिसमें पॉलन डेवलप होते हैं, ठीक है ना। अब क्या कंडीशन है कि जैसे इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया को, तो स्टामेन इज ऑल्सो नोन एज स्टामेन। स्टामेन का दूसरा नाम जो बोला जाता है आपको, माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल। चलो यहाँ पे जैसे ही आगे बात करते हैं, तो इसमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जा रही है कि यहाँ पे टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर नियर टू द सर्कुलर आउटलाइन, ठीक है ना। जनरली ये दिखता है। यहाँ पे इसके वॉल जो होते हैं, एंथर की वॉल जो होता है, इसकी एंथर की या स्पोरेंजिया की बोले तो वॉल कितना होता है, चार वॉल से घिरा होता है, जिसमें से सबसे ऊपर वाला एपिडर्मिस, अंदर वाला एंडोथेसियम, उससे अंदर क्या मिडिल लेयर, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, टैपिटम। तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे बातें यहाँ पे लिखा हुआ कि इनर मोस्ट लेयर जो होता है उसे टैप्टम बोलते हैं। इसकी साइटोप्लाज्म क्या होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होती है। ये क्या काम करता है, बड़े से न्यूक्लियस होते हैं। इसके न्यूक्लियस के कंडीशन में बोला जाता है कि ये बायन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं और पॉलीप्लोइडी नेचर हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कैरियोकाइनेसिस तो नहीं होते, बट मतलब कि
पहले तो कैरियोकाइनेसिस होता है तो बहुत सारा न्यूक्लियस बना लिया, और किसी किसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम तो बढ़ रहे हैं, बट क्रोमोसोम बढ़ने के बावजूद भी उसमें डिवीजन नहीं होता है, तो 2n के अलावा उसमें 2n से ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाते हैं। दैट कंडीशन इज नॉन एज क्या, पॉलीप्लॉइडी। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, इसके अंदर क्या होता है जी, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है इसके सेंटर में। और मेगा स्पोरोजेनेसिस की आप बात करते हैं तो ये क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि जैसे सीधे शब्दों में बात करें तो ये दिख रहा है कि मतलब हमने कहा क्या कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसे एमएमसी कहते या पीएमसी कहते। पीएमसी बोले तो पॉलन मदर सेल। ये क्या होता है कि इसमें आपको इसके अंदर जो है मियोसिस होता, क्या होता है, मियोसिस। और ये क्या करते हैं, पॉलन टेट्राड बनाते हैं। अब पॉलन टेट्राड कैसे बनता है, दोनों के दोनों सिनेरियो है कि मतलब इसमें पॉलन टेट्राड जो टेट्राहेड्रल भी होते हैं और कैसा ट्रायंगुलर भी होंगे, टेट्राहेड्रल आइसोबाइलेट्रल। तो यहाँ पे स्पोरोजेनेसिस के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे, स्पोरोजेनेस टिश्यू होते हैं उसके अंदर जो है रिडक्शन डिवीजन होती है, ये प्रोड्यूस करते हैं फूर माइक्रोस्पोर का, और क्या होता है, टेट्राहेड्रल के फॉर्म में होता है, चाहे आइसोबाइलेट्रल हो या टेट्राहेड्रल हो। तो इसकी प्लूइडी का बात करी गई, तो जब कभी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, दैट मीन्स कि मियोसिस हो रहा है, तो ये कैसा है, इनिशियली 2n है, लेकिन जैसे ही माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे तो ये टेट्राड क्या हो जाएगा जी, ऑब्वियस सी बात है कि रिडक्शन डिवीजन हो गया तो इसके प्लॉइडी क्या हो जाएगा, n, मतलब कि ये हैप्लॉइड होंगे। चलो आगे जैसे ही बात करते हैं तो यहाँ पे चारों एंथर की वॉल को दिखाना होगा कि ये एंथर वॉल दिखता कैसा, मतलब कि ये इनिशियली कैसा दिखता है। इनिशियली देखो बेटा, ये इनिशियल है और इसकी छोटी सी पोर्शन को हमने क्या किया है, कट करके एनसीईआरटी वालों ने ये दिखाया है। तो यहाँ पे सबसे अंदर ये कनेक्टिव है, जो क्या करते हैं, यहाँ पे जाइलम और फ्लेम जो है वस्कुलर टिश्यू है, उसको मिनरल न्यूट्रिशन वाटर ये सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये ऊपर वाली लेयर होते हैं एपिडर्मिस, उसके अंदर में एंडोथेसियम, उसके अंदर यहाँ पे सबसे अंदर में क्या है, इसके सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू है, उससे लगे हुए जो होते हैं उसको टेप्टम बोलते हैं। ये बीच वाला जो मोटा सा थिक सा लेयर है, दैट इज ए मिडिल लेमेला, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसका आउटलाइन कैसे दिखता, कि ये देखिए जब मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होने के बाद जो है ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको स्टोमियम कहते हैं। मतलब इसी जगह पे क्या होता है, मिडिल लेयर जो इंडोथेसियम की जो लाइनिंग है वहाँ पे अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है, वो नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब मैच्योर हुआ और इंडोथेसियम में क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, मतलब कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, और जो वाटर की एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी होती है उसको रिगेन करने के लिए क्या करते हैं कि ये पानी पी पी करके फूल गया, और फूलने के बाद जो है रप्चर हो जाते हैं और यहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये आपकी पूरे स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब जैसे ही अपन बात करें कि इस जगह पे मतलब कि यहाँ पे जैसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है कैपेबल टू गिविंग माइक्रोस्पोर टेट्राड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो इसके कंडीशन में आपको मैंने सारे बात किया, पॉलन मदर सेल, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें रिडक्शन डिवीजन होती है। रिडक्शन डिवीजन होने के बाद जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है, एंथर मैच्योर डिहाइड्रेट एंड माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है बाहर के बाहर, मतलब उसके अंदर बन गए क्या, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन के अंदर अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की भी बात करनी पड़ेगी, तो आगे अपन बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना पड़ेगा। तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट, इट इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। यदि आप इसके टच करते हैं तो आपको क्या लगता है, थोड़ा थोड़ा चिपचिपा सा मटेरियल होता है, जो मटेरियल को बोलते हैं पॉलन कीट, और वो क्या करते हैं, नेक्टर, उसे नेक्टर कहते हैं। जो टेप्टम है क्या करते हैं, टेप्टम नरिशमेंट देते हैं ग्रोइंग माइक्रोस्पोरेंजिया को और माइक्रोस्पोर को, ठीक है ना। और उसके बाद जो है क्या करता है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जो माइक्रोस्पोर टेट्राड को तोड़ करके अलग अलग पॉलन ग्रेन में डिग्रेड करना है, कैलीज नाम के एंजाइम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो बहुत सारी बात है, पॉलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन कैसे होगा, उसको प्रिजर्व कैसे, क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू करेंगे, और किस तरीके से थोड़ा थोड़ा आगे है अपन बात करते हैं।
पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, इसे क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। यदि आप इसको टच करते हैं, जैसे हिबिस्कस की बात करते हैं, हिबिस्कस बोले तो चाइना रोज, चाइना रोज बोले तो मतलब कि अरहुल हिंदी बोलते हैं, और उसके कंडीशन में जैसे ही बात करते हैं चाइना रोज का, तो चाइना रोज का एक्चुअली बायोलॉजिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। और यहाँ पे जैसे बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और ये पाउडरी चीज़ें उस पर दिखता है, फाइन ग्रेन्यूल्स लाइक स्पाइक लाइक, ठीक है ना। ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ग्लास स्लाइड, मतलब कि ग्लास स्लाइड पे जैसे इसको देखते तो आपको बिल्कुल दाने दाने दिखता है, डिफरेंट डिफरेंट उस पर स्कल्पचर दिखते हैं, मतलब कि उसका खांचा भी अलग अलग तरह के दिखेगा आपको। ढेर सारा जो है यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है स्कैनिंग, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए कुछ पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। ये बेटा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पे पॉलन टेट्राड भी आपको दिख रहा है। ये पॉलन टेट्राड क्या करेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते जो है इस तरह से पॉलन टेट्राड के अंदर जो है वो जो सेल होगा उसको क्या बोलेंगे, उस सेल के अंदर जो है एक ही सेल है, इसके अंदर जो क्या होता है कि ये दिख रहा है, वैक्यूल वगैरह दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, और इसके अंदर फिर से एसिमेट्रिकल माइटोसिस होता है। यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर भी दिखता होगा, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर भी दिख रहा है, स्पिंडल फाइबर दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है। और ये क्या क्या, एक बड़ा सा सेल बनाया है, इसको वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, दूसरा जो छोटा वाला सेल्स होता है जर्मिनेटिव सेल्स। जनरली पॉलन ग्रेन का शेडिंग जो होता है एंजियोस्पर्म के कंडीशन में 2 सेल स्टेज में होता है। वो कितना 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन फॉल ऑफ होता है और पॉलिनेशन होता है। लेकिन अल्टीमेट जो होती है, मतलब कि मैच्योर पॉलन ग्रेन की बात करें तो वो 3 सेल स्टेज होता है, जो 40% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि 3 सेल स्टेज में फॉल ऑफ होती है। तो थोड़ा थोड़ा इसकी भी बात करेंगे, और पॉलन ग्रेन के कंडीशन में जो कवरिंग होती है उसकी भी बात करेंगे। चलिए यहाँ पे बात करें, यहाँ चलिए यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ही बात करें कि आपको माइक्रोस्पोर, और यहाँ पे बोले कि पॉलन ग्रेन जनरली कैसा स्फेरिकल इन शेप होता है। इसकी डायमीटर बेटा बिल्कुल याद रखना 25 से 50 नैनोमीटर तक का होता है। ये प्रोमिनेंट 2 लेयर का होता है। बाहर वाली लेयर जो होता है टेप्टम के द्वारा जो स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन होता है, उस स्पोरोपोलेनिन की वजह से ऊपर वाली कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं एक्साइन। और अंदर में क्या होता है कि एक मतलब कि सेलुलोज और पैक्टिन, पैक्टोसेलुलोजिक होते हैं जो इंटाइन, मतलब कि पॉलन ग्रेन की 2 लेयर होती है, एक तो एक्साइन होता है, दूसरा क्या इंटाइन होता है। एक्साइन जो बाहर वाली होती है उसको क्या, किस चीज़ों से बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। इसको बोला जाता है कि दुनिया के सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है अभी तक। इसको ना तो कोई एंजाइम, ना कोई एसिड, ना कोई पीएच, ना कोई टेम्परेचर, किसी भी चीज़ इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। इसका मतलब कि हाईली रेजिस्टेंस मटेरियल है, पूरी दुनिया का सबसे ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन फॉसिल्स के रूप में रहता है, मतलब कि प्रिजर्व रह सकते हैं 10,000, 2,000, 5,000 ऐसे सालों तक रह सकते हैं। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो एक्साइन कहीं कहीं पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से आपको होगा कि भाई पूरा का पूरा यदि पॉलन ग्रेन को क्या करेगा, सराउंड्स करेगा स्पोरोपोलेनिन, तो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब कैसे बनेंगे। तो वो भी बात है कि मतलब कि यहाँ पे 2 तरह का जो है जर्म पोर होते हैं, मतलब कि जहाँ कहीं कहीं पे ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है स्ट्रक्चर छूट जाता है, लेंस शेप सर्कुलर इस तरह का आउटलाइन दिखता है, तो उसको बोलते हैं जर्म पोर। जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन, दैट मीन्स कि एक्साइन एब्सेंट है, उस जगह को बोलते हैं जर्मपोर। और ये कैसा होता है, मोनोकाल्पेट और ट्राइकाल्पेट होता है। मोनोकॉट के कंडीशन में मोनोकाल्पेट और डायकॉट के कंडीशन में ट्राइकाल्पेट। लेकिन जर्मपोर से एक ही, मतलब कि एक ही जर्मपोर से पॉलन ट्यूब निकलेगा, चाहे मोनोकॉट हो या डायकॉट हो। तो यहाँ पे चलो बेटा, यहाँ पे जर्मपोर की बात किया, जर्मपोर इसके बारे में जो बात किया था कि इसको कोई चीज़ तोड़ नहीं सकता है, तो रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर से स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कोई भी एंजाइम इस स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं सकता है। तो एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट एपर्चर, उसे जर्मपोर बोलते हैं। जो स्पोरोपोलेनिन वहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे एक्साइन एग्जिबिटेड फैसिनेटिंग अरेंजमेंट पैटर्न टू डिजाइन, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारा जो है डिजाइन होता है, मतलब कि स्कल्पचर्स होती है, जो स्पाइनी हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, या पिटेड हो सकता है, इस तरह से उसके खांचे बने होते हैं, इस तरह से मतलब कि नक्काशी बने होते हैं उस पर। अब बेटा एंटाइन के बारे में जैसे ही बात करो तो ये कंटिन्यूस लेयर होती है, बने होते हैं किसका, सेलुलोज और पैक्टिन का, इसीलिए पैक्टोसेलुलोजिक
प्रोजिक बोले जाते हैं। इसके साइटोप्लाज्म बहुत मतलब कि कहा साइटोप्लाज्म पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जैसे ही आगे बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे पोलन ग्रेन है, पोलन टेट्राड बनी, पोलन टेट्राड जो बना इसमें से एक सेल में जैसे ही बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि माइटोसिस होता है 2 टाइम्स, और इसमें क्या करता है 1 से 2 सेल, मतलब कि एक बार तो डिवाइड करी जो एक पोलन ग्रेन है उससे 2 सेल बना, एक तो वेजिटेटिव सेल, दूसरा जो है जर्मिनेटिव सेल। फिर जर्मिनेटिव सेल्स में क्या होगा कि एक बार और माइटोसिस होगा और ये क्या करेंगे 3 सेल्स स्टेज अटेन करेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करें क्या इंटाइन की बात कर लिए, इंटाइन की बात करें और यहाँ पे जैसे ही साइटोप्लाज्म स्ट्रॉन्ड्स होता है ये तो हो गया। इसमें क्या होता है पोलन ग्रेन मैच्योर इट कंटेन अ 2 सेल स्टेज वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स। अब क्या कह रहा है कि वेजिटेटिव सेल्स बड़े होते हैं, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, रिजर्व होते हैं फूड मटेरियल जो क्या करते हैं पोलन ट्यूब को डायरेक्शन भी दिखाते हैं, नरिशमेंट भी करते हैं गैमीट को। ठीक है ना, इरेगुलर साइज का होता है। यहाँ पे जर्मिनेटिव सेल्स की बात करें तो ये फ्लॉट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स, इतने बड़े सेल्स होते हैं। अब कह रहा है कि 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है 2 सेल स्टेज में जो है पोलन ग्रेन सेड होते हैं, और रिमेनिंग स्पेसीज में क्या होते हैं कि ये 3 सेल स्टेज में जो है 40% में 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन सेड होता है और पॉलिनेशन होती है। यहाँ पे जैसे ही बात करो कि पोलन ग्रेन के कंडीशन में ये बहुत सारे एलर्जी कॉज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब कि जैसे आपको एलर्जी कॉज करने वाले बहुत सारे चीज़ें जो कंटामिनेंट, जैसे 1947 की बात करो तो उस समय अपनी कंट्री में भुखमरी थी, मतलब कि अकाल पड़ी हुई थी। वहाँ पे इतने ग्रेन्स इतने जो है मतलब कि कल्टीवेशन अच्छी नहीं होती थी, तो बाहर से इंपोर्ट करके लाया जाता था। तो इम्पोर्टेड व्हीट में जो है पार्थेनियम, मतलब कि जिसे कैरोट ग्रासेस बोलते हैं, उस वो जो है लाया चला आया किसी तरह से कंटामिनेंट के रूप में, मिलावट के रूप में, जिसकी वजह से क्या होने लगा कि उससे बहुत सारा पॉलन एलर्जी होने लगा। उसके वजह से क्या होना है एलर्जी होने लगा, और एलर्जी के कंडीशन में ये हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उसके पाथ को अल्वेलाय को इन्फेक्ट करते हैं। तो जो इसे रेस्पिरेटरी पाथ को जो इन्फेक्ट करेगी जिसे जिसे बोलेंगे ब्रोंकाइटिस, और उसके आगे जैसे ये बात करेंगे तो उसके अल्वेलाय को जैसे इन्फेक्ट करता है उसको अस्थमा बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन एलर्जी कॉज करता है जो ब्रोंकियल, ठीक है ना, एफ्लिक्शन कॉज करते हैं जिस कुछ पीपल में, जैसे क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है जो आस्थमा और ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं, जिसे पार्थेनियम कैरोट ग्रासेस की बात करते हैं। देखो बेटा ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा नीट के लिए। जो कैसे आए, इंपॉर्टेंट व्हीट के जरिए आए, ठीक है ना, जो एलर्जी कॉज करते हैं। और ये सीवियर सेवरल टाइप के एलर्जी जो अकुमुलेट होते हैं तो उसको बोला जाता है हे फीवर। तो आगे की तरफ बात करेंगे। चलिए यहाँ पे बात करें कि पोलन ग्रेन को बहुत सारे मतलब कि उसको जो क्लेम करते हैं लोग कि इट्स एक्ट्स एज अ फूड सप्लीमेंट, और ये क्या करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा जो है मतलब कि वर्क परफॉर्मेंस को इन्हांस करने का काम करता है। तो किस तरह से ये इसके अंदर न्यूट्रेंट होता है, तो जैसे रेस हॉर्सेस है, और दूसरी बात है कि जैसे एथलीट्स है तो उसको भी ये खिलाया जाता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस क्या हो इन्हांस हो जाए। तो इस अभी अपनी कंट्री में थोड़ा ट्रेंडिंग नहीं, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि ये ट्रेंडिंग है, और क्या होता है कि टैबलेट सिरप इसके फॉर्म में होता है जो आपको दिखता होगा। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए ये टैबलेट और ये सारे के सारे चीज़ दिख रहा है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कि पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स सो बिकम्स अ फैशन इन रिसेंट ईयर, ठीक है, एज अ फूड सप्लीमेंट। वेस्टर्न कंट्री के कंडीशन में ये क्या होता है कि इसकी प्रोडक्ट यूज होती है एज अ टैबलेट सिरप, ये सारा अवेलेबल होता है मार्केट में। अब पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। यहाँ पे देखिए बेटा डिफरेंट टाइप का जो है पोलन टैबलेट सिरप ये सब के सब दिखा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे क्रैब प्रिजर्वेशन की भी थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या होते हैं क्रैब प्रिजर्वेशन और किस तरीके से इसको इन्हांस करी जाएगी। मतलब कि जब इसको लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते हैं कि प्रिजर्व करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको क्या बोलते हैं क्रैब प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये दिमाग में रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं, कहाँ पे जीन बैंक या सीड बैंक में इसको स्टोर करके रखते हैं। अब क्या कंडीशन है कि when once a day seed pollen grain has land on the stigma,
तो इसकी वायबिलिटी होती है, मतलब कि कितनी ड्यूरेशन तक जो है ये फंक्शनल हो सकते हैं, ये जर्मिनेट कर सकते हैं। तो जैसे कुछ कुछ के कंडीशन में, जैसे आपको व्हीट राइस के कंडीशन में बात किया जाए तो ये 30 मिनट इसकी वायबिलिटी होती है। 30 मिनट तक ये क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और दूसरे के कंडीशन में जैसे अपन बात करेंगे तो रोजेसी, सोलेनेसी और लेगुमिनेसी फैमिली की बात करते हैं। रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी फैमिली, तो ये महीनों से लेकर के सालों तक इसकी वायबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं इसको स्टोर करने का, स्टोरिंग सीमेन, स्पर्म, मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन, फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है ना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन इन अ लार्ज कंटेंट्स, ठीक है, ये आ जाएंगे। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे पिस्टिल और मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो जैसे ही आपको बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आपको दिखता होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या बात करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे बात करो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़े यूनिट की बात करें तो गायनेसियम, गायनेसियम की एक यूनिट की बात करें तो पिस्टिल या कार्पेल की बात करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, मेगा एस्पोरेंजियम या मेगा एस्पोरेंजिया, ठीक है। पिस्टिल, मेगा एस्पोरोफिल, उसके बाद जो उसके अंदर डेवलप होते हैं, मतलब कि उससे उसके मतलब कि मेगा स्पोरेंजियम की बात करते हैं या ओब्यूल की इंटीग्मेंटेड मेगा स्पोरेंजियम इज नोन एज ओब्यूल। अब यहाँ पे एम्ब्रियोसेक की भी बात करते हैं। तो गायनेसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फ्लावर का, और इसके अंदर जो होता है कि कार्पेल के नंबर क्या होते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, मोर देन 2 हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं। तो इसको इसके 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 कंडीशन में गायनेसियम कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। तो सिंपल गायनेसियम में एक ही कार्पेल, तो मोनोकार्पेलरी होगा। और इसमें जैसे ही कंपाउंड गायनेसियम की बात करते हैं तो वहाँ पे कार्पेल 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। और मल्टी कार्पेलरी की बात करते हैं, और मल्टी कार्पेलरी में बात करते हैं कि किसी के गायनेसियम फ्यूज हो सकता है, किसी के गायनेसियम फ्री हो सकता है, पिस्टिल फ्री हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टी कार्पेलरी की बात करें, मल्टी कार्पेलरी के कंडीशन में क्या हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। तो सिन कार्पस और एपो कार्पस, सिन कार्पस कहने का मतलब होता है कि फ्यूज होगा जिसके कार्पेल, और एपो मतलब होता है फ्री, जिसके कार्पेल्स क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों को दोनों बात कर रहे हैं। फ्यूज हो तो सिन कार्पस, यदि फ्री हो कार्पेल्स तो उसको एपो कार्पस बोलते हैं। और इस पिस्टिल के पास 3 पार्ट होते हैं बेटा। यहाँ पे जैसे अपन बात करें कि पिस्टिल की बात करते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये स्वेलन पार्ट दिख रही है, स्वेलन पार्ट जो इसके अंदर ओब्यूल होता है। तो ये बड़े वाले पार्ट को बोलते हैं ओवरी, और ये स्टाइल हो गया, और ये जो पार्ट हो गया स्टिग्मा हो गया। 3 पार्ट है, आपको दिखता होगा, लेकिन मेनली अपन देखेंगे किसको, ओवरी को। ओवरी के अंदर किसको, ओब्यूल को देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही बात करें तो आपको बिल्कुल दिखता होगा कि इस जगह पे जैसे ही बात करें ना, तो यहाँ पे मल्टी कार्पेलरी, इसेनकार्पस, एपोकार्पस की कंडीशन हो गया। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों पार्टे होते हैं पिस्टिल के अंदर। 3 पार्ट होते हैं कार्पेल के अंदर, स्टिल, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहाँ पे ओवरी की जनरली बात करेंगे तो क्या कंडीशन है कि लैंडिंग जो होता है प्लेटफॉर्म वो स्टिग्मा पे होता है और पोलन ग्रेन वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं। तो स्टाइल जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं बेनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे जो लंबा वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। जो स्वेलन वाला पार्ट होगा वो ओवरी हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि बेसल बल्जेस पार्ट, स्वेलन पार्ट जो होती है पिस्टिल का, उसे क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी होता है जिसको लोक्यूल बोलते हैं। लोक्यूल के अंदर जैसे बात करो तो यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ये पार्ट है ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होता है जो जो जिसे जिसे क्या बोलते हैं, फेनिकिल, और फेनिकिल से लगे होते हैं क्या, ओब्यूल। तो कहीं ना कहीं प्लेसेंटा से ही ओब्यूल डेवलप हुआ है। तो प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी जिसको लोक्यूल कह दिया। अब क्या कंडीशन है, जैसे आगे बढ़े तो प्लेसेंटेशन की बात करते हैं, किस तरह का प्लेसेंटेशन होते हैं। तो यहाँ पे मोनोकार्पेलरी, बायकार्पेलरी और सिनकार्पस, एपोकार्पस की थोड़ी सी स्ट्रेटजी है, उसको थोड़ा सा करते हैं, ये आपको दिखता होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे ये हिबिस्कस का है, ये पिस्टिल के कंडीशन में बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको दिखता होगा इस जगह पे दूसरा कंडीशन है, ये जो दिखता होगा मल्टी कार्पेलरी के कंडीशन है। और सिनकार्पस जो पैपाभर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी में जो मतलब कि यहाँ पे दिख रहा है एपोकार्पस की, ये दिख रहा है, ये वाला ये फ्री है, और फ्री है, ये माइचेलिया का कंडीशन है। और लास्ट में जो आपको ये दिख रहा है कि ये जो ओब्यूल है, ये ओब्यूल का टाइप है। अपन देखते
आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, ठीक है ना, ठीक है, एपोकार्पस। इसके कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो 4-5 तरह की आपको जो ओब्यूल दिखेगा, मतलब कि एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ठीक है ना। तो ये 4-5 टाइप में सबसे कॉमन जो होता है ये स्ट्रक्चर है, सबसे कॉमन स्ट्रक्चर जो एनाट्रोपस है, बट सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो होती है ओब्यूल का, दैट इज आर्थोट्रोपस। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे मेगास्पोरेंजिया का, और मेगास्पोरेंजिया में तीनों के तीनों पार्ट को अपन डील करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो बात करेंगे मेगास्पोरेंजिया की बात करते हैं। कॉमनली इसको क्या बोला जाता है जी, मतलब कि अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा और मेगास्पोरेंजिया, मैंने पहले ही बात कर लिया। यहाँ पे कॉमनली इसको ओब्यूल कह दिया। नंबर ऑफ ओब्यूल इन ओवरी, मतलब कि ये एक भी हो सकता है, व्हीट राइस मैंगो के कंडीशन में एक ही ओब्यूल हो सकता है, लेकिन जिसमें ज़्यादा, मतलब कि रैपेन ओब्यूल इज नॉन एज सीड। सीड जो होती है, रैपेन ओब्यूल या मैच्योर ओब्यूल को क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। तो जहाँ पे भी नंबर ऑफ सीड ज़्यादा देखें, वो क्या कंडीशन है कि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ओब्यूल होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ओब्यूल की बात करते हैं तो व्हीट राइस मेज ये सबके कंडीशन में क्या है, एक ही ओब्यूल है। लेकिन जैसे ही आप बात करो पपाया की बात करते हैं, मतलब पपीता, तारबूज जैसे वाटरमेलन बोलते हैं, ऑर्किड, ये सब के कंडीशन में बहुत सारे ओब्यूल होते हैं। यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम ओब्यूल की बात करते हैं तो इससे फैमिलियर है आप लोग सब। और इसके कंडीशन में ओब्यूल जो है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लेसेंटा से अटैच होते हैं, जिसको फेनिकल्स कहते हैं। बॉडी फ्यूज होता है फेनिकल से तो उसे हाइलम कहते हैं, जहाँ पे फ्यूज हुआ। और फ्यूज होने के जगह पे जहाँ पे जैसे ही सीड को तोड़ेंगे तो उस पर कुछ स्कार बन जाएगा, जिसको रेफे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो ओब्यूल क्या होते हैं कि ओब्यूल हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शंस बिटवीन द ओब्यूल एंड फेनिकल्स। पेनिकल्स और ओब्यूल बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, दो कवरिंग से घिरे होते हैं, आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट। तो कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, इंटुगमेंट। इंटुगमेंट इंसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट द टिप ऑफ द ओब्यूल, जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। अब क्या कर रहा है कि इसके अपोजिट, जैसे ही माइक्रोपाइल के अपोजिट की बात करेंगे तो वो पोर्शन को बोलते हैं चलाजा, रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओब्यूल। चलाजा, ठीक है ना, क्या है, बेसल पार्ट ऑफ द ओब्यूल। अब यहाँ पे जैसे बात करो कि इंक्लूज विद इन द इंटुगमेंट मास ऑफ द सेल इज नॉन एज क्या, न्यूसेलस। और न्यूसेलस के अंदर जो सेल होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, उसके अंदर जो है कौन सा सेल हो जाएंगे, कौन सा सेल होगा, आर्केस्पोरियल सेल। और आर्केस्पोरियल सेल्स डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जानते हो कि एक पैराइटल सेल्स बनेंगे, एक जो है स्पोरोजिनस सेल बनेंगे। तो पैराइटल सेल्स जो होगा वॉल को बनाएंगे, इंटुगमेंट को बनाएंगे, और स्पोरोजिनस प्राइमरी स्पोरोजिनस, प्राइमरी पैराइटल तो प्राइमरी स्पोरोजिनस क्या करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं स्पोर बनाएंगे, मेगा स्पोर या माइक्रो स्पोर। यहाँ पे अपन बात करेंगे क्या कि मेगा बड़ा सा एक की बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं लोकेटेड इन द न्यूसेलस of embryo sac or female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac, ठीक है ना, form from the megaspore. embryo sac develop from the megaspore. सीधे शब्दों में बात करें, डिटेल थोड़ा सा चलेंगे लेकिन बाद में। चलो यहाँ पे अपन बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। पहले तो हमें करने हैं कि स्पोर को बनाना, इसके अंदर गैमीट बनेंगे तो मेगा गैमीटोजेनेसिस, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन वहाँ पे देखेंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज नॉन एज क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है ना, एमएमसी बोलो तो मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली जो है डिफ्रेंशिएट सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल, और इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है बेटा, रिडक्शन डिवीजन होता है। और ये क्या करते हैं, मेगास्पोर टेट्राड लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। तो ये माइक्रोपाइल, ये चला जा, यहाँ पे पॉलीगोनम टाइप की बात करेंगे अपन सीधे। तो जो 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 माइक्रोपाइल वाला रीजन वैसे खत्म हो गए, ये चलाजा वाला रीजन जो एक बच गया, इसे फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। और इस फंक्शनल मेगास्पोर में बेटा बार बार माइटोसिस होते हैं। बार बार माइटोसिस कहने का मतलब है कि इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है दो डायड बनेंगे, दो न्यूक्लियस होगा, इस दो न्यूक्लियस के अंदर फिर से माइटोसिस होगा। ये दिख रहा है ना, ये तो बन गया। यहाँ पे एक बार माइटोसिस, दूसरा बार माइटोसिस, तीसरा बार माइटोसिस, तो कितना 8 न्यूक्लियस हो गया इसके अंदर। और 8 न्यूक्लियस जो है क्या होगा, अरेंज हो करके क्या करेंगे कि इस जगह पे ये 4-4 है, ये 4-4 है,
और 4-4 क्या करेंगे, एक एक माइग्रेट करके सेंटर में आ जाएंगे, 3-3 बच गए, तीनों पे अब साइटोकाइनेसिस होगा, तो ये चलाचल वाले रीजन में एंटीपोडल सेल बन जाएंगे और माइक्रोपाइलर रीजन में क्या हो जाएंगे, एग एपरेटस बनेंगे। तो 2 तो सिनर्जिट्स हो जाएगा और एक जो है बड़े सा सेल बनेगा जिसको एग बोलेंगे। अब बीच में ये सेंट्रल से, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है। बिल्कुल आप आगे चल के देखोगे, यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है ये दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते, इसको समझ सकते। इसमें सारे के सारे बातें मैंने अभी डील कर दिया। देखिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको, ठीक है ना, दिख रहा है ना। दिख रहा है यहाँ पे, ये मेगास्पोर मदर सेल सिंगल सेल है। इस सिंगल सेल में डायाड स्टेज बन गया, माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे है, मेगास्पोर डायाड बना। ये डायाड के अंदर जो है फिर से क्या होता है, टेट्राड बन गया, 4 सेल। और 4 सेल के बाद जो है ये क्या होता है कि यहाँ 2 देखे, 2 से 4, 4 से 8, ये मूव करके यहाँ आ गए, यहाँ पे फिर साइटोकाइनेसिस हुआ तो ये स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया सिनर्जिट्स। तो ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये क्या चलाजल एंड है। तो ये दो जो पोलर न्यूक्लिया हो गया, ये सेंट्रल सेल हो गया। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखता होगा। ये जो है ये माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड, ठीक है ना। एंटीपोडल सेल 3, कितना 3, और ये कितना है, एग एपरेटस में कितना 3, 2 तो हो गया सिनर्जिट्स और एक हो गया एग, तो 3 हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो कुछ केमिकल अट्रैक्टेंट जो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा, गाइड करने का काम करेगा और इससे क्या करेगा, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करके इसको नरिशमेंट देगा। ये पोलर न्यूक्लिया होता है 2, ठीक है ना, और ये सेंट्रल सेल है। तो आपको तकरीबन कितना दिखता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो दिख रहा है कि न्यूसेलस की बात करते हैं, लार्ज सेंट्रल सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिविजन्स होती है और डिवीजन होने के बाद जो है ये क्या करते हैं, मतलब मेयोसिस हुआ, मेयोसिस से माइक्रोस्पोर टेट्राड बने, यहाँ से 3 सेल गया, एक ही बच गया मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर बचा 4 में से एक, और फीमेल गैमेटोफाइट का एक ही से डेवलप किया 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर जिसे फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, और अदर 3 जो है डिजनरेट करता है। ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट जिसे एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। मेथड ऑफ दिस embryo formation is a single megaspore is a term as monosporic development, important है, ठीक है ना, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद जो अपने को बात करेंगे यहाँ पे, तो पॉलिनेशन आगे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सीधे तरीके से इसको थोड़ा सा कर लो फिर अपन देखेंगे, ठीक है। यहाँ चलिए उसी सारे चीज़ को जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज की बात करता है वो सारे के सारे चीज़ यहाँ पे आपको दिखाएगा। और इस जगह पे देखिए कि जो भी मैंने डील किया है कि उसी न्यूसेलस और फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करता है माइटोटिकली और बनाता है 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, वहाँ पे बार बार कैरियोकाइनेसिस होता है, दैट मीन्स कि माइटोसिस होता है और न्यूक्लियस जो डिवाइड करके मोर सिक्वेंशली माइटोसिस न्यूक्लियर डिविजन्स होता है और ये फॉर्मेशन करते हैं 4, 4 से 8 और 8 में से क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट होता है न्यूक्लियस का, और 3 अपने पोल पे चले जाएंगे, मतलब कि 3 तो रहेगा, एक माइग्रेट करके सेंटर में आ जाएगा, एक एक दोनों अपोजिट पोल से, और वहाँ पे क्या हो जाएगा कि 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बना, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक के कंडीशन में इनसाइड द एम्ब्रियोसेक 6 आउट ऑफ 6 ऑफ द 8 सेल सराउंड्स द सेल वॉल, ठीक है ना। रिमेनिंग 2 जो है सेंटर में जो पोलर न्यूक्लिया कहलाते हैं रह जाते हैं, जिसे और उसके सिचुएटेड बिलो, उसके जस्ट पोलर न्यूक्लिया के जस्ट नीचे में एक एपरेटस होता है, और क्या इन द सेंट्रल सेल के नीचे देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक distributions of the cells within the embryo sac. The cells group together macropyle and constitute the egg apparatus. Egg apparatus turn consists of the synergids and egg cell. Synergids have a special nucleus thickening macropylar tip called the filiform apparatus और play important role in the pollen tube. इंटरसिनर्जिट्स गाइड करते हैं pollen tube को, और दूसरी कंडीशन है कि चलाजल इन पे जो एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है ना, चलाजल इन पे क्या है, एंटीपोडल सेल्स है,
ठीक है ना। और सेंट्रल सेल्स एज अ मेंशन्स एज अर्लियर हैज ए 2 पोलर न्यूक्लियर। टिपिकल एंजियोस्पर्म में कितने होते हैं? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपकी जो सेकंड लेक्चर होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, वो क्या होगा? पॉलिनेशन का होगा। तो बिल्कुल आपकी दिमाग में, ठीक है,